नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, आषाढ़ यात्रा भी कहा जाता है इसे। मान्यता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जाते हैं अपने मौसी के घर। जल्द ही स्थापित होगी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की क्षेत्रीय शाखा। भारत में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है पेरू की राजधानी लीमा में। यह संस्था करती है एंडीज क्षेत्र की कंद फसलों पर रिसर्च। और चर्चा में रही एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। भारत ने नहीं किया ड्राफ्ट स्टेटमेंट पर साइन। मीटिंग में पहलगाम हमले की अनदेखी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया विरोध। आइए शुरू करें। हाल ही में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हुई। इसके लिए 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए तैनात किया गया। यह केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और भक्ति का एक ऐसा संगम है जो न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी हजारों लोगों को पुरी खींच कर ले आता है। चलिए रथ यात्रा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर की यात्रा पर निकलते हैं। इसे आषाढ़ यात्रा भी कहा जाता है और 9 दिनों तक ये तीनों भगवान गुंडिचा मंदिर में विश्राम करते हैं। वापसी की यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है जो इस साल 5 जुलाई को होगी। देखिए, रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए 3 विशाल लकड़ी के रथ बनाए जाते हैं जिनका निर्माण हर साल नए सिरे से होता है। इन रथों को पारंपरिक तकनीकों से बिना किसी आधुनिक मशीनरी के तैयार किया जाता है। लगभग 200 से अधिक कारीगर, चित्रकार और लकड़ी कटर दिन रात मेहनत करते हैं। तीनों रथों के अलग अलग नाम और स्वरूप होते हैं। जैसे भगवान बलभद्र के रथ को तलध्वज कहते हैं, देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन कहते हैं, वहीं भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष कहलाता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ इस दिन अपने मंदिर से बाहर निकलकर खुद आम जनमानस के बीच दर्शन देने आते हैं। दोस्तों, रथ यात्रा से जुड़ी कई अनोखी और भावनात्मक रस्में भी होती हैं जो इस उत्सव को और भी खास बनाती हैं। सबसे पहले होती है छेरा पहनरा। इसमें पुरी के राजा, जो भगवान के पहले सेवक माने जाते हैं, स्वर्ण झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। यह दर्शाता है कि भगवान के सामने सभी समान हैं, चाहे उनका समाज में कोई भी दर्जा हो। इसके बाद जब भगवान और उनके भाई बहन 9 दिन बाद वापसी करते हैं तो इसे बहुधा यात्रा कहते हैं। लौटते समय वे अपनी मौसी के मंदिर में रुकते हैं जहां उन्हें खास ओड़िया पकवान पोड़ा पीठा चढ़ाया जाता है। अगले दिन भगवानों को रथों पर ही सुनाबेशा यानी सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर आती है नीलाद्री विजय, जिसमें भगवान अपने मुख्य मंदिर जगन्नाथ मंदिर में वापसी करते हैं। यही रथ यात्रा का अंतिम दिन होता है। इस दिन एक प्यारा सा रिवाज भी होता है जिसे रसगुल्ला दिवस कहते हैं। चूंकि देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं कि उन्हें रथ यात्रा पर साथ नहीं ले जाया गया, तो भगवान उन्हें मनाने के लिए रसगुल्ला भेंट करते हैं। यह परंपरा भक्तों और भगवान के रिश्ते की मिठास को दर्शाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP की एक क्षेत्रीय शाखा भारत में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आइए समझते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की स्थापना 1971 में पेरू की राजधानी लीमा में हुई थी। यह एक प्रमुख वैश्विक संस्था है जो आलू, शकरकंद और एंडीज क्षेत्र की कंद फसलों पर रिसर्च करती है। यह संस्था अब भारत में एक क्षेत्रीय केंद्र यानी CIP साउथ एशिया रीजनल सेंटर CSARC स्थापित करने जा रही है। यह केंद्र बनेगा आगरा जिले के सिगना में। इस केंद्र का उद्देश्य भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया के किसानों को वैज्ञानिक सहयोग, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, प्रोसेसिंग तकनीक और क्लाइमेट रेजिलिएंट किस्मों की मदद से फसल उत्पादन और किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। देखिए, भारत आलू उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, लेकिन फिर भी इसकी औसत उत्पादकता केवल 25 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि इसकी संभावित उपज 50 टन से अधिक हो सकती है। यही हाल शकरकंद का भी है, जिसकी उत्पादकता 11.5 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि पोटेंशियल 30 टन तक है। इसकी सबसे बड़ी वजह अच्छी क्वालिटी के बीजों की कमी है। नए केंद्र के जरिए भारत को पहली बार CIP के वैश्विक जर्म प्लाज्म यानी बीजों की मूल आनुवंशिक सामग्री तक सीधा एक्सेस मिलेगा, जिससे कई नई किस्मों का विकास, बीज उत्पादन और फसल संरक्षण आसान होगा। इस प्रोजेक्ट पर कुल 171 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें भारत सरकार 111.5 करोड़ देगी और CIP खुद 60 करोड़ का निवेश करेगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए 10 हेक्टेयर जमीन दी है। इससे पहले चीन में 2017 में
बीजिंग के यांचिंग में एक ऐसा ही केंद्र CCCAP के नाम से स्थापित हुआ था और भारत अब इस श्रेणी में दूसरा देश होगा। दोस्तों, इससे पहले 2017 में ही फिलीपींस आधारित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में खुला था। अभी भारत में शिमला स्थित CPRI और तिरुवनंतपुरम स्थित CTCRI जैसे 2 राष्ट्रीय संस्थान आलू और शकरकंद पर काम कर रहे हैं, लेकिन CSARC के आने से भारत में इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्स इनोवेशन नेटवर्क और वैज्ञानिक शोध का सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही भारत की सीड इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी, घरेलू बीज उत्पादन बढ़ेगा, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन उद्योग को गति मिलेगी और भारत से आलू और शकरकंद उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं भी खुलेंगी। यह कदम भारत की कृषि विज्ञान, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आमदनी को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और रणनीतिक पहल है। इसी सप्ताह 4th फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट FFD4 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें सुर्खियों में रहा सेविया संकल्प। इसको कॉम्प्रोमाइसो डे सेविया कहते हैं। चलिए समझते हैं कि FFD4 सम्मेलन क्या है। यह सम्मेलन सेविया, स्पेन में आयोजित हुआ। इसका मकसद था दुनिया भर में टिकाऊ विकास के लिए जरूरी फंडिंग का एक मजबूत और नया ढांचा तैयार करना। इसमें दुनिया भर की सरकारों के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, कंपनियां और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। हालांकि अमेरिका ने इस प्रक्रिया से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। यह सम्मेलन UN के एक लंबे समय से चल रहे फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट FFD प्रक्रिया का हिस्सा है, जो इससे पहले मॉन्टेरी 2002, दोहा 2008 और अदीस अबाबा में 2015 में हो चुके हैं। अब समझते हैं सेविया संकल्प है क्या। सेविया संकल्प एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ये तय करता है कि गरीब और विकासशील देशों को उनके विकास के लिए पैसा, नीति और तकनीकी मदद कैसे मिलेगी। दुनिया में सभी देशों ने मिलकर तय किया है कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs टिकाऊ विकास के लक्ष्य पूरे करने हैं, जैसे कि सभी को शिक्षा, साफ पानी, स्वास्थ्य, ऊर्जा और रोजगार देना। लेकिन इसके लिए हर साल करीब $4 ट्रिलियन की जरूरत है, जो फिलहाल नहीं जुट पा रही। सेविया संकल्प कहता है कि पुराने वादों जैसे अदिस अबाबा एजेंडा, मॉन्ट्रे कंसेंसस को अब नए जोश से लागू किया जाए। इसमें यह भी बात है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों में गरीब देशों की भागीदारी को बढ़ाया जाए ताकि फैसले सभी के लिए बराबरी से हों। इसमें एक और जरूरी बात यह है कि जब देश कर्ज लें तो समझदारी से लें और चुकाने का सिस्टम पारदर्शी और न्यायपूर्ण हो। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस, IMF और वर्ल्ड बैंक मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाएंगे। टैक्स सुधार के लिए सेविया संकल्प ने OECD और G20 के बनाए गए नियमों का समर्थन किया ताकि बड़ी कंपनियां किसी भी देश में टैक्स से बच न सकें और हर जगह न्यूनतम टैक्स दें। कुल मिलाकर सेविया संकल्प का मकसद है सभी देशों को उनके विकास के लिए फंडिंग मिल सके ताकि दुनिया में सिर्फ अमीर देशों का बोलबाला ना हो, बल्कि हर देश को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिल सके। UPSC की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है UPSC लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। UPSC 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। अगरवुड यानी ऊद, गहरू या अगर दुनिया की सबसे महंगी और खुशबूदार लकड़ी मानी जाती है। यह एक खास तरह के पेड़ से मिलती है जिसे एक्वेलेरिया मेलेसेंसिस कहा जाता है। जब इस पेड़ को एक खास किस्म की फफूंदी लगती है तो पेड़ खुद को बचाने के लिए एक महकदार रेजिन बनाता है। ये रेजिन अगरवुड कहलाता है और इसकी खुशबू इसे दुनिया का सबसे महंगा इत्र और धूप बनवाने के लिए फेमस करता है। प्राकृतिक रूप से एक पेड़ में अगरवुड बनने में करीब 10 साल लगते हैं। अगरवुड भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला का नाम भी इन्हीं अगर के पेड़ों की भरमार के कारण पड़ा था।
आयुर्वेद में भी इसके औषधीय गुणों का जिक्र मिलता है, खास करके चरक संहिता जैसे पुराने ग्रंथों में। दिक्कत यह है कि दुनिया भर में अगरवुड की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे इस जंगली पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। इतना ही नहीं, यह पेड़ अब खत्म होने की कगार पर है। मांग इतनी ज्यादा है कि बहुत से लोग इसे गैर कानूनी तरीके से काटते और बेचते हैं। इस खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसे नॉन डिस्क्रिशनरी फाइंडिंग NDF कहते हैं, ताकि अगरवुड को रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड RST की सूची में न डाला जाए। आसान भाषा में कहें तो भारत चाहता है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध से बचाया जा सके, पर साथ ही संरक्षण के उपाय भी किए जा सके। अगरवुड की स्थिति को लेकर दुनिया भर में चिंता है। IUCN ने इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटाग्रस्त घोषित किया है। साइट्स ने इसे अपेंडिक्स 2 में रखा है, जिसका मतलब है कि इसके व्यापार पर नियंत्रण जरूरी है। भारत के वन्य जीव संरक्षण कानून में इसे शेड्यूल 4 में शामिल किया गया है, जिससे यह कानून की नजर में एक संरक्षित प्रजाति है। कुल मिलाकर अगरवुड हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत का हिस्सा है। इसकी महक और औषधीय गुणों के कारण यह बहुत खास है, लेकिन इसकी तेजी से कटाई और मांग ने इसे संकट में डाल दिया है। अब जरूरत है कि हम इसकी खेती को बढ़ावा दें, गैर कानूनी कटाई पर रोक लगाएं और इसे बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं। एक्सट्रीम हीलियम स्टार, क्या आपने सुना है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अनोखा तारा खोजा जिसका नाम है A980। यह तारा एक्सट्रीम हीलियम स्टार की एक बेहद दुर्लभ कैटेगरी में आता है और इसमें जर्मेनियम नाम की धातु की बहुत ज्यादा मात्रा पाई गई है, जो पहले कभी इस तरह के तारे में नहीं देखी गई। देखिए, एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स ऐसे तारे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। आमतौर पर हमारे सूरज जैसे तारों में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, वहीं एक्सट्रीम हीलियम तारों में हीलियम प्रमुख तत्व होता है। ये तारे बहुत ही हल्के और विशाल होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये तब बनते हैं जब एक कार्बन ऑक्सीजन व्हाइट ड्वार्फ यानी मर चुका तारा एक छोटे हीलियम व्हाइट ड्वार्फ से टकराता है और दोनों मिलकर एक नया तारा बनते हैं। अब तक हमारे आकाशगंगा में ऐसे सिर्फ 21 तारे ही मिले हैं। इन तारों का तापमान लगभग 8000 से 35000 केल्विन के बीच होता है। दोस्तों, पहला एक्सट्रीम हीलियम तारा HD 124448 1942 में अमेरिका के टेक्सास में मैकडोनल्ड ऑब्जर्वेटरी में खोजा गया था। अब बात करते हैं जर्मेनियम की। यह एक रासायनिक तत्व है जो पेरियोडिक टेबल में सिलिकॉन और टिन के बीच आता है। इसका प्रतीक GE और परमाणु क्रमांक है 32। यह एक चमकीली सिल्वर ग्रे रंग की धातु होती है और इसकी बनावट हीरे जैसी होती है। यह पानी और हवा में स्थिर रहता है और एसिड और अल्कली से ज्यादा असर नहीं होता, सिवाय नाइट्रिक एसिड के। जर्मेनियम का इस्तेमाल आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और फाइबर ऑप्टिक इंडस्ट्री में होता है। इसकी सबसे ज्यादा खदानें चीन में हैं, जो दुनिया के लगभग 60% उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा कनाडा, फिनलैंड, रूस और अमेरिका भी इसे निकालते हैं। दोस्तों, A980 तारे की इस खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है, क्योंकि इससे पता चलता है कि तारों के बनने और उनमें मौजूद तत्वों के बारे में हमारी जानकारी अभी अधूरी है। पुणे के NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में ICMR ने हाल ही में अपनी पहली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी लॉन्च की है, जिसका नाम है नक्षत्र। अब नाम से ही लग रहा होगा कि कुछ बड़ा और स्पेशल है, और है भी। दरअसल ये एक ऐसा सुपर फास्ट कंप्यूटर क्लस्टर है जिसमें 700 कोर और 1 पेटाबाइट मतलब बहुत सारा डेटा स्टोरेज है। इसका काम है वायरस से जुड़ी रिसर्च को तेज और स्मार्ट बनाना। पहले जो काम हफ्तों में होता था, अब वही काम 1 से 2 दिनों में हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि भविष्य में कोई नई बीमारी या वायरस सामने आता है तो वैज्ञानिक उसे जल्दी पहचान कर समय रहते कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन और दवा का डेवलपमेंट भी AI की मदद से तेजी से हो सकेगा। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन यानी PMA भीम के तहत तैयार किया गया है, और इसके तहत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग हब भी बनाया जा रहा है। नक्षत्र न केवल पुणे NIV में काम करेगा, बल्कि देश के अन्य 5 ICMR संस्थानों को मदद देगा। और हाँ, ये एक तरह से एक बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी भी बनेगा, जहां वायरस से जुड़ा सारा जीन डेटा स्टोर होगा। तो अगर कभी कोई नई महामारी आए तो हम पहले से तैयार होंगे और वक्त पर एक्शन ले पाएंगे। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो नक्षत्र अब इंडिया की हेल्थ रिसर्च का असली स्टार बन गया है। UPSC की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है UPSC लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ।
इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आईजीपी, अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। अभी हाल ही में सरकार ने एक खास कमेटी बनाई जिसकी कमान सौंपी गई है विनीत जोशी को। विनीत जोशी फिलहाल हायर एजुकेशन सेक्रेटरी हैं और आप उन्हें पहले सीबीएसई चीफ के तौर पर भी जानते होंगे। इस पैनल में कुल 9 लोग हैं। इनमें सीबीएसई के चेयरमैन, स्कूली शिक्षा विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी, आईआईटी मद्रास, एनआईटी त्रिची, आईआईटी कानपुर और एनसीईआरटी के प्रतिनिधि शामिल हैं। साथ ही एक प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय, नवोदय और एक प्राइवेट स्कूल से हैं जिन्हें सरकार नॉमिनेट करेगी। इस कमेटी के सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से होंगे। देखिए, इस कमेटी का मकसद सीधा सा है। मकसद है बच्चों की कोचिंग सेंटर पर बढ़ती डिपेंडेंसी को कम करना और देखना कि हमारी जो बड़ी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जैसे जेई, एनईईटी, वो वाकई में फेयर और असरदार हैं या नहीं। तो इस विनीत जोशी पैनल का काम क्या क्या होगा? कमेटी सबसे पहले ये जांचेगी कि स्टूडेंट्स कोचिंग की तरफ क्यों भाग रहे हैं। इसमें स्कूल सिस्टम की कमजोरियां भी शामिल हैं, जैसे स्कूलों में क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और इनोवेशन पर ध्यान कम है और रटने की आदत ज्यादा डाली जा रही है। मतलब पढ़ाई समझने की जगह याद करने पर टिकी है, जिससे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग जरूरी बन जाती है। ये कमेटी ये भी देखेगी कि डमी स्कूल्स क्यों बढ़ रहे हैं और इन्हें कैसे रोका जाए। आपने डमी स्कूल्स का नाम सुना होगा, जहां स्टूडेंट्स सिर्फ नाम के लिए एडमिशन लेते हैं ताकि कोचिंग सेंटर का टाइम मैनेज कर सकें। पैनल ये भी चेक करेगा कि जो एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं जैसे जेईई या फिर नीट, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए वाकई बराबरी वाले हैं और असरदार हैं या नहीं। क्या ये एग्जाम्स असली टैलेंट को पहचान पा रहे हैं या सिर्फ रट्टा मारने वालों को फायदा हो रहा है। कमेटी कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट की पड़ताल भी करेगी। आपने देखा होगा कि कोचिंग सेंटर्स अपने टॉपर्स की फोटो लगाकर कहते हैं हमसे पढ़ो, टॉपर बनो। कमेटी देखेगी कि ये एडवर्टाइजमेंट सही हैं या सिर्फ धोखा देने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे सिर्फ एक आध स्टूडेंट्स की सक्सेस को दिखाकर हजारों लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। कमेटी ये भी देखेगी कि स्कूलों और कॉलेजों में करियर गाइडेंस सही से मिल रही है या नहीं, और अगर नहीं मिल रही तो इसे कैसे सुधारा जाए। क्योंकि एक बड़ी वजह यह भी है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस के बारे में जानकारी नहीं है। सबका फोकस बस आईआईटी नीट पर ही है। एक समस्या यह भी है कि सीट्स कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है। आज देश में टॉप कॉलेज की सीट्स बहुत कम हैं, लेकिन लाखों बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं और इसी वजह से कोचिंग इंडस्ट्री फल फूल रही है। पैनल इस मिसमैच को समझेगा और इसका कोई समाधान सुझाएगा। सरकार अब सीरियसली ये सोच रही है कि क्या कोचिंग का ये बढ़ता कारोबार बच्चों के भले के लिए है या उनके दिमाग पर बोझ बनता जा रहा है। और इस विनीत जोशी पैनल का काम है पूरी तस्वीर को साफ करना, स्कूल से लेकर एग्जाम और करियर तक का सिस्टम ऐसा बनाना कि स्टूडेंट्स बिना कोचिंग के आगे बढ़ सके। लेनाकापाविर एक नई असरदार और लंबे समय तक असर करने वाली एचआईवी रोधी दवा है, जिसे हाल ही में अमेरिका की एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी मिली है। अब यह दवा डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्री क्वालिफिकेशन प्रक्रिया की ओर बढ़ रही है। जैसे ही डब्ल्यूएचओ इसे हरी झंडी देगा, इसे दुनिया भर के विकासशील और गरीब देशों में भी तेजी से मंजूरी और उपलब्धता मिल सकती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि लेनाकापाविर को खास तौर पर पीआरईपी यानी प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जो लोग एचआईवी पॉजिटिव नहीं है लेकिन उन्हें संक्रमण का खतरा है, जैसे कि उनका पार्टनर एचआईवी पॉजिटिव हो या वे किसी हाई रिस्क ग्रुप में हो, वो इस दवा को पहले से लेकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। इससे पहले डब्ल्यूएचओ 3 तरह की पीआरईपी दवाएं रिकमेंड करता है। ओरल पीआरईपी जैसे टेनोफोविर, डेपोवायरिन वजाइनल रिंग और कैब एलए नामक इंजेक्शन। अब लेनाकापाविर एक चौथे और मजबूत विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसे बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ये लॉन्ग एक्टिंग दवा एचआईवी रोकथाम को और आसान बना सकती है। अब समझते हैं कि भाई एचआईवी क्या है। एचआईवी एक ऐसा वायरस है जो शरीर की CD4 इम्यून कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर पूरे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो एचआईवी धीरे धीरे एड्स में बदल जाता है, जो इम्यून सिस्टम की आखिरी और सबसे खतरनाक अवस्था होती है।
HIV शरीर के फ्लूइड्स से फैलता है, जैसे खून, वीर्य, योनि स्राव, मां का दूध या गर्भ के दौरान। भारत जैसे देशों में जहां HIV के केस 25 लाख से भी ज्यादा हैं, वहां ऐसी नई दवाओं की भूमिका बहुत अहम है, खासतौर पर जब PrEP जैसी दवाएं लोगों को संक्रमित होने से ही रोक दें, तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सबकी नजर WHO पर है, क्योंकि अगर इस दवा को WHO की PQP यानी प्री क्वालिफिकेशन ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम के तहत मंजूरी मिल जाती है, तो इससे यह साबित होगा कि दवा पूरी तरह से सुरक्षित, असरदार और गुणवत्तापूर्ण है, और फिर कई सरकारें और स्वास्थ्य एजेंसियां इसे अपनाने के लिए आगे आएंगी। कुल मिलाकर लेनाकापाविर HIV से लड़ाई में एक नई उम्मीद की तरह है, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत लाएगी जो रिस्क में हैं, लेकिन अब उनके पास कोई भरोसेमंद और सुविधाजनक विकल्प अब तक नहीं था। अगली खबर यह है कि सलखन फॉसिल पार्क को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वे स्थान होते हैं जिन्हें उनकी असाधारण वैश्विक महत्ता के लिए मान्यता दी जाती है। इन स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कहते हैं। इस कन्वेंशन का पूरा नाम है कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। इस फ्रेमवर्क के तहत विश्व धरोहर स्थलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है कल्चरल हेरिटेज, इसमें ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर, किले, गुफाएं आदि आते हैं। दूसरी कैटेगरी है नेचुरल हेरिटेज, जिसमें जंगल, झीलें, पहाड़ या कोई विशिष्ट प्राकृतिक संरचना आती है। तीसरी है मिक्स्ड हेरिटेज, इसमें ऐसे स्थल आते हैं जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। ये विश्व धरोहर स्थल न केवल एक देश की धरोहर होते हैं, बल्कि पूरी मानवता की साझा विरासत माने जाते हैं। चलिए अब सलखन फॉसिल पार्क की बात करते हैं। आपको बता दें कि सलखन फॉसिल पार्क को आधिकारिक रूप से सोनभद्र जीवाश्म उद्यान कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। यह पार्क कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है, जो विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है, और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पाए जाने वाले जीवाश्म लगभग 1.4 अरब साल पुराने हैं, जो इस दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी तरह संरक्षित फॉसिल साइट्स में शामिल करते हैं। यहाँ मौजूद स्ट्रेमेटोलाइट्स नामक जीवाश्म खास प्रकार के सूक्ष्म जीव साइनोबैक्टीरिया द्वारा बनाए गए हैं। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, असल में प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्राचीन बैक्टीरिया हैं। ये धरती के शुरुआती वातावरण में ऑक्सीजन भरने वाले पहले जीव माने जाते हैं। इन्होंने ही करीब 2.4 अरब साल पहले ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट शुरू किया था। इनकी फॉसिलाइज्ड संरचनाएं स्ट्रोमेटोलाइट्स के रूप में आज भी देखी जा सकती हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये वैज्ञानिक रूप से एल्गी नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया होते हैं। बहरहाल, पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ डोम के आकार वाले खंभे नुमा और परतदार जैसे कई प्रकार के स्ट्रोमेटोलाइट्स देखने को मिलते हैं। इससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को समझने में बड़ी मदद मिलती है। इतना ही नहीं, ये पार्क एक बड़ी वैज्ञानिक कमी को भी पूरा करता है, क्योंकि ये प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है, जो पृथ्वी के इतिहास का लगभग 85% हिस्सा है, लेकिन विश्व धरोहर फॉसिल रिकॉर्ड में अब तक काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है, जो धरती और जीवन की उत्पत्ति की कहानी को समझने में मदद करता है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हाल ही में SCO की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग चर्चा में आई है। देखिए, SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एशिया की सबसे बड़ी क्षेत्रीय सुरक्षा संस्था है, जिसकी शुरुआत 1996 में शंघाई 5 के रूप में हुई थी, ताकि सोवियत यूनियन के विघटन के बाद बढ़ते सीमा विवादों और उग्रवाद से निपटा जा सके।
इसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान शामिल थे। बाद में उज्बेकिस्तान को जोड़कर 2001 में एससीओ का औपचारिक गठन हुआ और अब इसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस को मिलाकर कुल 10 सदस्य देश हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद यानी 3 एविल्स डॉक्ट्रिन से लड़ना है। इसके लिए ताशकंद में रैट्स यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर नाम की एक यूनिट भी बनी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन का काम करती है। देखिए, एससीओ किसी नाटो की तरह मिलिट्री अलायंस नहीं है, न ही ईयू की तरह इकोनॉमिक यूनियन, बल्कि ये एक लूज मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जिसमें हर देश अपनी संप्रभुता बनाए रखता है और फैसले आपसी सहमति से होते हैं। भारत के लिए ये मंच सेंट्रल एशिया में अपनी रणनीतिक पहुंच बनाने, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और चीन पाक जैसे विरोधियों से सीधे डिप्लोमेटिक रूप में भिड़ने का मौका देता है। हालांकि चीन इसका इस्तेमाल अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ाने और पाकिस्तान को कूटनीतिक सुरक्षा देने के लिए करता है, जिससे भारत के साथ टकराव होता है क्योंकि भारत बीआरआई को अपोज करता है, खासकर सीपीईसी के कारण। इसी बैकड्रॉप में जून 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में उस ड्राफ्ट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया जिसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के जफर एक्सप्रेस हाईजैक का जिक्र था। ये भारत का साफ सिग्नल था कि आतंकवाद के मुद्दे को अगर नजरअंदाज किया जाएगा और पक्षपात किया जाएगा तो भारत किसी भी मंच पर बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलने देगा। दोस्तों, कुछ दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र की 2025 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट की थीम थी फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी। इस रिपोर्ट में दुनिया भर में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का आकलन किया गया। रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी UNSDSN द्वारा जारी की जाती है, जिसकी स्थापना 2012 में वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता को एसडीजीज और पेरिस जलवायु समझौते के क्रियान्वयन के लिए एकजुट करने के मकसद से की गई थी। एसडीजीज की शुरुआत 2015 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक पूरी दुनिया में गरीबी हटाने, असमानता घटाने, पर्यावरण बचाने और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए 17 लक्ष्य तय किए। एसडीआर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 193 में से 190 देशों ने अपने अपने राष्ट्रीय एक्शन प्लान पेश किए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक भी एसडीजी ऐसा नहीं है जो तय समय सीमा यानी 2030 तक पूरा होता दिख रहा हो। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में विकास की गति युद्धों, वित्तीय संसाधनों की कमी और संरचनात्मक कमजोरियों की वजह से बाधित हो रही है। रिपोर्ट के एक अहम हिस्से यूएन मल्टीलैटरिज्म इंडेक्स में बारबाडोस पहले स्थान पर है, जबकि अमेरिका सबसे नीचे है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि उसने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 2024 में 109वें स्थान से अब 99वीं रैंक हासिल की है। हालांकि फिनलैंड अभी भी पहले स्थान पर बना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विकसित देशों ने बहुपक्षीय विकास बैंकों को पूंजी सहायता देने में देरी की है, जिससे विकासशील देशों को पर्याप्त आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति धीमी पड़ी हुई है। हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत ने 2024 में विदेशी निवेश यानी एफडीआई के मामले में दुनिया में 15वां स्थान हासिल किया है, जबकि 2023 में भारत 16वें नंबर पर था। यह उपलब्धि तब मिली जब भारत में निवेश थोड़ा कम होकर 27.6 अरब डॉलर रह गया। 2023 में यह 28.1 अरब डॉलर था। यह रिपोर्ट हर साल संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड द्वारा जारी की जाती है, जो दुनिया भर में विदेशी निवेश की स्थिति पर नजर रखती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में विदेशी निवेश 2024 में 11% घट गया, यानी कंपनियों ने दूसरे देशों में पहले के मुकाबले कम पैसा लगाया। हालांकि कुल आंकड़े $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचे, लेकिन ये असल बढ़त नहीं थी, क्योंकि इसमें कुछ यूरोपीय देशों के जरिए निवेश की गिनती की गई है, जो सिर्फ पैसों के आने जाने का रास्ता भर होते हैं। इन्हें हटाकर देखा जाए तो वास्तविक निवेश में 11% की गिरावट है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो निवेश गरीब और विकासशील देशों के जरूरी काम जैसे कि बिजली, पानी, खेती और साफ सफाई में होना चाहिए था, उसमें 25 से 33% की भारी गिरावट हुई है। सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा निवेश बढ़ा है, वो भी बहुत कम स्तर तक। डिजिटल सेक्टर में निवेश जरूर 14% बढ़ा, लेकिन उसका 80% हिस्सा सिर्फ 10 देशों को मिला, बाकी देशों को इसका ज्यादा फायदा नहीं मिला। अमेरिका फिर से सबसे ज्यादा विदेशी निवेश पाने वाला देश बना। उसे 2024 में $279 अरब का निवेश मिला। वहीं चीन की स्थिति खराब हुई और वह दूसरे से चौथे स्थान पर खिसक गया, क्योंकि वहां निवेश में 29% की गिरावट आई है। अफ्रीका में निवेश 75% बढ़ा, दक्षिण पूर्व एशिया में भी खूब निवेश आया और भारत, गल्फ देशों और लैटिन अमेरिका में भी अच्छी बढ़त दिखी। एशिया के विकासशील देशों को 2024 में कुल $605 अरब का निवेश मिला,
यह संख्या पिछले साल से 3% कम है। फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा निवेश इसी हिस्से में आया, जो दिखाता है कि एशिया अभी भी निवेश के लिए सबसे पसंदीदा इलाका है। इनमें भी दक्षिण एशिया में भारत सबसे आगे रहा। भारत में कुल निवेश थोड़ा घटा, लेकिन कई नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई, जो अच्छा संकेत है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स यानी बिल्कुल नए कारोबार शुरू करने वाले प्रोजेक्ट की संख्या के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर रहा। 2024 में कुल 1080 नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान हुआ। इसके अलावा भारत 97 बड़े निवेश सौदों के साथ टॉप 5 कंट्रीज में रहा। भारत अब सिर्फ निवेश पाने वाला ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में निवेश करने वाला देश भी बन रहा है। 2024 में भारत ने 24 अरब डॉलर दूसरे देशों में निवेश किए हैं, जिससे वो 18वें नंबर पर आ गया, जबकि 2023 में वो 23वें नंबर पर था। सीधा मतलब यह है कि भारत में भले ही कुल निवेश थोड़ा कम आया हो, लेकिन नई कंपनियों की शुरुआत और अंतर्राष्ट्रीय निवेश सौदों में भारत की स्थिति पहले से मजबूत हुई है। इससे साबित होता है कि दुनिया को भारत की अर्थव्यवस्था और नीति पर भरोसा है और आने वाले समय में भारत और भी बड़ा निवेश हब बन सकता है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के भारत में प्रस्तावित साउथ एशिया रीजनल सेंटर के संदर्भ में सही है? यह केंद्र भारत के आगरा जिले के सिगना में स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र की स्थापना के लिए भारत को CIP के ग्लोबल जर्म प्लाज्म तक सीधा एक्सेस मिलेगा। इस परियोजना में भारत सरकार का योगदान 60 करोड़ रुपए है, जबकि CIP 111.5 करोड़ रुपए निवेश करेगा। यह केंद्र एशिया में पहला CIP क्षेत्रीय केंद्र होगा। विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। सही कथन कौन से हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 4 या फिर केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, सेविया संकल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संकल्प मुख्य रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक पूरा करने के लिए वैश्विक वित्तीय ढांचे को मजबूत करने का प्रयास करता है। इसमें OECD और G20 द्वारा प्रस्तावित वैश्विक न्यूनतम कर व्यवस्था का विरोध किया गया। सेविया संकल्प IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने की मांग करता है। संयुक्त राष्ट्र की इस प्रक्रिया से संयुक्त राज्य अमेरिका ने सक्रिय समर्थन दिया है। उपयुक्त विकल्प को चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4 या फिर केवल 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, अगरवुड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगरवुड केवल प्राकृतिक रूप से संक्रमित पेड़ों से प्राप्त होता है, कृत्रिम रूप से इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने साइट्स को एक नॉन डिस्क्रिशनरी फाइंडिंग NDF रिपोर्ट सौंपी है, ताकि अगरवुड को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंध से बचाया जा सके। अगरवुड को IUCN ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड साइट्स ने अपेंडिक्स 2 और भारत ने शेड्यूल 4 में सूचीबद्ध किया है। अगरवुड का वानस्पतिक नाम एक्विलेरिया अगलोचा है, जिसे अगरतला शब्द से व्युत्पन्न माना जाता है। उपयुक्त विकल्प को चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4 या फिर 1, 3 और 4। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा नक्षत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में नया रॉकेट प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने वाला सुपर कंप्यूटर, वायरस रिसर्च और जीनोमिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर या फिर राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए विकसित निगरानी तंत्र। अगला सवाल, हाल ही में गठित विनीत जोशी समिति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्कूलों में नई शिक्षा नीति लागू करना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का पुनर्गठन करना, कोचिंग पर बढ़ती निर्भरता और एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रभावशीलता की समीक्षा करना या फिर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF को अंतिम रूप देना।
अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही लेनेकापाविर दवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक लंबे समय तक असर करने वाली HIV रोधी दवा है जो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के रूप में प्रयोग की जा सकती है। इसे FDA की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन WHO की प्री क्वालिफिकेशन अभी लंबित है। यह दवा HIV पॉजिटिव रोगियों के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2, 3 सभी। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल सलखन फॉसिल पार्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पार्क उत्तर प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित है और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। यहाँ पाए जाने वाले स्ट्रोमेटोलाइट्स जीवाश्म साइनोबैक्टीरिया द्वारा निर्मित हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्राचीन सूक्ष्म जीव हैं। यह पार्क प्री कैम्ब्रियन काल के जीवाश्मों को संरक्षित करता है, जो अब तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कम दर्शाए गए हैं। स्ट्रोमेटोलाइट्स दरअसल एल्गी हैं जो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। कौन सा यह से कथन सही है या है? केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 3 और 4 या फिर सभी। अगला प्रश्न है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें सदस्य देशों की संयुक्त सेना होती है। भारत ने हाल ही में SCO डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में पहलगाम हमले के जिक्र की कमी के कारण एक ड्राफ्ट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए। SCO का मुख्यालय भारत में स्थित है और इसका फोकस केवल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर है। SCO के सभी सदस्य बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन करते हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अगले शनिवार को फिर रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिलती है। और आज जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उनके जवाब तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पिछले हफ्ते जो सवाल पूछे गए थे उनके जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उन्हें देखिए। नमस्कार।